नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी और आज का हमारा टॉपिक है एशिया के उच्चावच। एशिया महाद्वीप में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप से लेकर नवीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। अरावली पर्वत तथा अरब के पठार का धरातलीय स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अंगारा लैंड स्थलखंड का एक भाग उत्तरी साइबेरिया का मैदान एशिया का सबसे पुरातन मैदान है। यह भाग कठोर रवेदार चट्टानों से बना हुआ है तथा दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के धरातल तल पर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ भी विद्यमान हैं। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार दजला फरात का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, इरावदी का मैदान, चीन का मैदान एशिया के सबसे नवीन भाग हैं। इस प्रकार विशाल एशिया महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं में अनेक प्रकार की धरातलीय विविधताएं विद्यमान हैं। उपयुक्त धरातलीय विशेषताओं व उच्चावचीय विविधताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप को 5 भू आकृतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है उत्तर की निम्न भूमि। इसमें आपके उत्तर की निम्न भूमि में जो उत्तरी क्षेत्र है, इसका संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र, इसको उत्तर की निम्न भूमि में शामिल किया जाता है। दूसरा, मध्यवर्ती, ये संपूर्ण क्षेत्र इसका, ये मध्यवर्ती पठार तथा पर्वत क्रम के अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जो कि भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, हिंद चीन का जो पठारी क्षेत्र है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। चौथा है नदी घाटियाँ। इसमें नदी घाटियों में आपके अलग अलग क्षेत्रों में आपके नदी घाटियाँ, यहाँ पे अमूर नदी, वांगहो, यांगटी सिकियांग चीन में, इरावदी नदी, नीक्यांग नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, यहाँ पे आपके अरब में दजला और इसमें दजला और फरात नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी घाटियों में इनको शामिल किया जाता है। और पांचवा है इसमें द्वीप समूह। द्वीप समूह के अंदर इसमें प्रमुखतः से ये जो आपके क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे फिलीपींस वाला क्षेत्र और जापान वाला क्षेत्र, ये संपूर्ण 5वें भाग में द्वीप समूह में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो भूभाग है वह है उत्तर की निम्न भूमि, उत्तरी निम्न भूमि। एशिया महाद्वीप के उत्तर भाग में विशाल निम्न भूमि का विस्तार है। इसमें ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र उत्तरी निम्न भूमि में शामिल किया जाता है। इसको देखने पे ये त्रिभुजाकार मैदान के रूप में फैला हुआ है। इसे साइबेरिया के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, पश्चिम की ओर यहाँ पे आपके यूराल पर्वत है, दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पे आपके एशिया का मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम है। पश्चिम की ओर ये जो यूराल पर्वत है, इसको यूरोप से अलग करता है। यह विशाल मैदान उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर के दक्षिण में एशिया पर्वत श्रेणी तक, इसमें आर्कटिक से लेकर के एशिया पर्वत श्रेणी तक इसकी जो चौड़ाई है वो 3400 किलोमीटर है। पश्चिम में यूराल से लेकर के पूरब में प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र तक इसकी जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है। संरचना के आधार पे अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर ओब, येनिसी, लीना नदियों के अपर्दन, निक्षेपण और बृहद हिमयुग के हिमनदों द्वारा इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है।
इस विशाल मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है। जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर ही जाती हैं। शीतकाल में नदियों के मुहाने तथा निचले भागों में बर्फ जम जाती है, जिससे इन नदियों का जल प्रवाह रुक जाता है और संपूर्ण क्षेत्र दलदली बन जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र की नदियां यातायात के लिए उपयोगी नहीं हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो शीत प्रधान है। इस संपूर्ण उत्तरी निम्न भूमि को 4 उपविभागों में बांटा गया है। इस संपूर्ण उत्तरी निम्न भूमि को 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। ये जो दिखाई दे रहा है आपका वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स, इसे पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कहा जाता है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये यूराल माउंटेन्स, इसमें ये यूराल पर्वत है। तथा येनिसी नदी, यहाँ पर आपके येनिसी नदी प्रवाहित होती है। तो यूराल पर्वत तथा येनिसी नदी के मध्य में संसार का सबसे बड़ा समतल मैदानी क्षेत्र है। इसमें ओबे नदी प्रवाहित होती है। यह साइबेरिया का सर्वाधिक उपयोगी मैदानी क्षेत्र है। दूसरा इसका उपविभाग है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय क्षेत्र। इसमें जो आपके साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें प्रमुखतः से जो शामिल किया जाता है इसमें मैदानी क्षेत्र में आपके इस मैदानी क्षेत्र में ये वाला जो आपके क्षेत्र है, यहाँ पर मैदान तथा पर्वत श्रृंखलाएं दोनों ही विद्यमान हैं। तो मैदान तथा पहाड़ियों का ये मिश्रित भू क्षेत्र है। इस भूखंड में पहाड़ियों की श्रृंखला प्रशांत महासागर के तट तक पाई जाती है। इसमें आपके देख रहा हो, यहाँ पर आपके ये प्रशांत महासागर है कि उसके तट तक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आपके तुषार मतलब बर्फ जमा होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम है। तीसरा इसका भूभाग है वो है सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, यानी मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। यह पठारी भाग येनिसी नदी से लीना नदी के मध्य तक, यहाँ पर आपके लीना नदी प्रवाहित होती है और इधर येनिसी नदी प्रवाहित होती है। तो दोनों के मध्य के अंदर ये जो क्षेत्र है, यह विशाल अंगारा लैंड नामक भूखंड का एक समतल प्राय मैदान है। इस पठारी मैदान का ढाल उत्तर की तरफ है। चौथा जो भूभाग है वो है इसके अंदर, इसमें तुरान प्लेन्स को शामिल किया जाता है। रूसी और तुर्किस्तान का मैदान, इसे तुरान का मैदान भी कहते हैं। यह है अरल सागर, ये आपके अरल सागर है और ये है कैस्पियन सागर। तो अरल सागर तथा कैस्पियन सागर के समीप ये विस्तृत है। ये समुद्र तल से नीचा है, यहाँ शुष्क जलवायु स्थित है और इस कारण यह मैदान मरुभूमि में बदल गया है। तो इसे तुरान के प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके अंदर देखें तो तुरान प्लेन्स, तुरान का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये तुरान प्लेन्स कहलाता है। ये कैस्पियन सागर और अरल तथा सेंट्रल एशिया के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुखतः से सरदरिया और आमू दरिया नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहाँ का जो मरुभूमि है उसे काराकोरम या किजिलकुरम
डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, ये साइबेरिया का ये जो क्षेत्र है इसे 4 भागों में बांटा गया। पश्चिमी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और तुरान मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया। अब है दूसरा रिलीफ फीचर्स का उपविभाग, जिसे कि मध्यवर्तीय पर्वत पठार क्रम के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्तीय पर्वत पठार क्रम के अंदर आपको ये जो ऑरेंज कलर का जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, इस ऑरेंज कलर के जितने भी एरिया है, ये सारा मध्यवर्तीय पठार क्रम के अंदर शामिल किया जाता है। हल्का ऑरेंज और गहरा ऑरेंज का जो क्षेत्र है वो सारा इसमें शामिल किया जाता है। इसमें एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस महाद्वीप का लगभग 20 से अधिक भाग, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में टर्की, ये वाला जो एरिया है ये टर्की है। तो टर्की से लेकर के टर्की के पास में ये भूमध्य सागर है, ये आपके काला सागर है और ये कैस्पियन सागर है, ये लाल सागर है और ये फारस की खाड़ी है। तो इस प्रकार से टर्की के पास में भूमध्य सागर के तट में बेरिंग सागर तक एशिया के मध्य भाग में इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक उच्च पठार भी शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ, सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये संपूर्ण उच्च पर्वत श्रेणियाँ पामीर की गांठ से निकलती हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया पामीर की गांठ के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व में फैलने वाली श्रेणी, जिसे कि हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपके भारत में फैली हुई ये श्रेणी, ये हिमालय कहलाती है। ये महान पर्वत समूह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के, ये जो पर्वत श्रेणी है पश्चिम में आपके यहाँ पर बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान से लेकर के हिमालय पर्वत श्रेणी, म्यांमार में इसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, तक फैली हुई है। इसका विस्तार लगभग 3500 किलोमीटर में है। ये संसार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। प्रमुख हिमालय श्रृंखला है जो कि भारत, नेपाल और भूटान में फैली हुई है, लेकिन उत्तरी ढाल आंशिक रूप से तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तथा मध्य एशिया में भी है। इसका सर्वोच्च जो ऊंचा शिखर है वो नेपाल में है और उसको माउंट एवरेस्ट कहा गया है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके अलावा भी कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि 7000 मीटर से अधिक है, जिसमें K2 को शामिल किया जाता है, कंचनजंगा है, मकालू है, धूलागिरी है, नंगा पर्वत है और अन्नपूर्णा है। तो इस प्रकार से हिमालय, जो ये हिमालय है वो पर्वत श्रेणियाँ, इसकी एक पर्वत श्रेणी द्वीपों में चली गई है तथा ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे पूरब की ओर इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। नागा, गारो, खासी, जैंतिया, पटकोई के नाम से जाना जाता है तथा इसको बर्मा में इसको अराकान योमा के नाम से या फिर पीगू योमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपकी बर्मा में इसको अराकान योमा या पीगू योमा के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय का पर्वतक्रम है। तीसरा पर्वतक्रम जो कि पूर्व की ओर है वो है कुनलून श्रेणी। कुनलून श्रेणी आपके ये वाली जो श्रेणी है जो कि काराकोरम से निकल रही है, ये है कुनलून श्रेणी। ये जो कुनलून श्रेणी है ये सिंगलिंग पर्वत श्रृंखला, ये जो आगे यहाँ पे आपको ये सिंगलिंग
पर्वत श्रृंखला है वो कुन-लून का ही एक हिस्सा है। पामीर की घाट के पूर्व की ओर दूसरी पर्वत श्रेणियाँ उत्तर पूर्व में फैली हुई हैं, जिसको कि ये यहाँ पे त्यान शान के नाम से जाना जाता है तथा इसको त्यान शान तथा नानशान के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय, कुन-लून, त्यान शान, न्यानशान, सिंगलिंग ये सब पर्वत श्रृंखलाएँ पामीर की घाट से निकल रही हैं और इन सबको संबंधित करती है आपके काराकोरम रेंज, जो कि इन सभी पर्वत क्रमों को पामीर की घाट से संबंधित करती है। त्यान शान पर्वत श्रेणी, यह श्रेणी उत्तरी चीन में फैली हुई है। त्यान शान से आगे, इससे भी आगे अल्टाई पर्वत श्रृंखला है। अल्टाई पर्वत श्रृंखला भी इसमें है। फिर इसके बाद में इसके अंदर आगे जो है वो है यावलोवनोव पर्वत श्रृंखला तथा उसके आगे है स्टेनोवाई पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से आपके ये संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ पामीर की गांठ से निकलते हुए पूरब की तरफ फैली हुई हैं तथा इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में पठार हैं, जिनकी ऊंचाई 1,000 से 4,000 मीटर तक है। इसमें कुछ कटे फटे हैं, कुछ सपाट हैं। एशिया के मध्यवर्ती भागों में इन पठारों की उपस्थिति के कारण इस भाग की जलवायु विविधतापूर्ण है। यहाँ जो पठार स्थित हैं उनमें सबसे प्रमुख है, पहला है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार अगर आप देखो तो तिब्बत का पठार कुन-लून माउंटेन्स और हिमालय के मध्य में फैले हुए हैं। ये तिब्बत का पठार है। ये कुन-लून और हिमालय के मध्य में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4,500 मीटर है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी छोर पर काराकोरम रेंज है। दूसरा है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है वो तारिम बेसिन है। तारिम बेसिन आपके त्यान शान तथा कुन-लून के मध्य में, आप देखो तो यहाँ पे ये त्यान शान है और यहाँ पे कुन-लून, इन दोनों के मध्य में यह तारिम बेसिन फैला हुआ है। इसके बाद में है जुंगेरियन बेसिन। जुंगेरियन बेसिन अगर आप देखो तो जुंगेरियन बेसिन आपके अल्टाई पर्वत श्रृंखला तथा त्यान शान पर्वत श्रृंखला के मध्य में ये आपके जुंगेरियन बेसिन फैला हुआ है। दूसरा है सद्दाम का पठार। कुन-लून जो पर्वत श्रृंखला है, कुन-लून पर्वत श्रृंखला तथा अल्ताई टांग, कुन-लून तथा अल्ताई टांग के मध्य में आपके प्रमुख रूप से सद्दाम का पठार, आपके ये वाला जो हिस्सा है उसे सद्दाम के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है ईरान का पठार। ईरान का जो पठार है वो एलब्रुज माउंटेन और जैग्रोस माउंटेन के मध्य में आपके ईरान का पठार फैला हुआ है। ये चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। फिर है एशिया माइनर। एशिया माइनर के अंदर अगर आप देखो तो एशिया माइनर में प्रमुख रूप से आपके पॉन्टिंग पर्वत और आपके दक्षिण में टारस पर्वत, इन दोनों के मध्य में जो आपके ये पठार है इसे अनातोलिया का पठार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में पठार फैले हुए हैं। इसमें एक और है आपके, इन सब में है आपके, इसके मध्य में है
अल्दान का पठार। अल्दान का पठार अगर अपन देखें तो इसमें आप अल्दान का जो पठार है वो ये वाला जो क्षेत्र है इसे अल्दान के पठार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एशिया का जो मध्य वाला क्रम है, मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं वाला जो क्रम है, जो इस मैप में आपके हल्के तथा गहरे ऑरेंज रंग से दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण क्षेत्र पर्वत श्रृंखलाओं तथा पठारों के द्वारा निर्मित हुआ है। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार एशिया का जो उच्चावच है उसका तीसरा भूभाग है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानों से निर्मित 3 प्रायद्वीपीय पठार हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार। इसमें पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार और इसमें तीसरा है हिंद चीन का पठार। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में इनको शामिल किया जाता है। ये पठार एक प्राचीन भूखंड के अंग हैं जिसे गोंडवाना लैंड भूखंड के नाम से जाना जाता है। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित इन पठारों को दृढ़ भूखंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूखंड भूगर्भिक हलचलों को झेलकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है अरब का प्रायद्वीपीय पठार। अरब का प्रायद्वीप पठार एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में संपूर्ण सऊदी अरब पर फैला हुआ ये पठार है। ये पठार फारस की खाड़ी, ये आपके फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी पश्चिम में रेड सी, लाल सागर है। प्रायद्वीप के मध्य प्रायद्वीप की संरचना है। ये प्राचीन कठोर और रवेदार चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। लंबे समय तक अपरदनकारी क्रियाओं, अपक्षय तथा भूगर्भिक हलचलों के कारण ये प्रायद्वीपीय पठार कहीं कहीं पर कटा फटा है और कहीं पर सपाट है। इस पठार की औसत ऊंचाई 2000 मीटर है तथा ढाल उत्तर की ओर है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। जलवायु की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार शुष्क और मरुस्थलीय है। अत्यंत शुष्क होने के कारण इन चट्टानों का विखंडन तथा आवरण क्षय हुआ है, जिससे तेज हवाओं से चट्टानी भाग मुँह पर रेत की परतें जम गई हैं, इसलिए रेतीला हो गया है। इसके मध्य में यहाँ पर आपके देखो तो आपके इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में देखने को मिलता है। ये आप देखो तो इसके अंदर इसको त्रिभुजाकार रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये फैला हुआ है त्रिभुजाकार रूप में। जो उत्तर से चौड़ा है, ये उत्तर से चौड़ा है तथा दक्षिण में ये कम चौड़ा है। इसके पूर्व में ईस्टर्न घाट्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं और ये वेस्टर्न घाट्स हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। उत्तर में यहाँ पे आपके ये अरावली है, यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ छोटा नागपुर के पठार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई पहाड़ियाँ भी विस्तृत हैं। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु राज्य के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये दक्कन का पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भूभाग है। इस पठार की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। इसका ढाल
इस पठार का ढाल पूरब से पश्चिम, इस पठार का ढाल पूरब से पश्चिम अगर अपन देखें तो इस पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है तथा उत्तर पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर है तथा उत्तर पूरब की ओर है। इसके पश्चिमी किनारे का ढाल अरब सागर की तरफ है। पश्चिमी किनारे का जो ढाल है इसका अरब सागर की तरफ है। ये पठार लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरा है। अपने निर्माण के समय अधिकांश समय में ये समुद्र तल से ऊंचा ही रहा है, जिस कारण लंबे समय तक अपरदनकारी क्रियाएं चलती रही हैं। इस प्रदेश में भ्रंशन विभंजन की क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती हैं। इस पठार के उत्तर में यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा का पठार प्रमुख श्रेणियाँ हैं। और दक्षिणी भाग में यहाँ आप देखो तो ये आपके दक्षिणी भाग में इलायची और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में है ये आपके इलायची की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के भू आकृतिक लक्षणों से लंबे अनाच्छादनकारी अवधि के दौरान गुजरने के कारण इसमें काफ़ी विविधताएं हैं। इस विकास की विभिन्न अवस्थाएं छोटा नागपुर, यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है। अपरदनात्मक सतह, बुंदेलखंड, नर्मदा और सोन नदी, ये जो नदियाँ हैं, ये नर्मदा नदी है, ये सोन नदी है, ये आपकी महानदी है, ये गोदावरी नदी है, ये कावेरी नदी है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ यहाँ पर पूर्वी घाट की तरफ नदी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भाग की संरचना है। तीसरा जो भूभाग है वो है आपके हिंद चीन वाला एरिया। हिंद चीन का जो एरिया है यह है दक्षिणी पूर्वी एशिया में 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस पठार का अधिकांश भाग हिंद चीन में स्थित है। इसमें आपके संपूर्ण क्षेत्र में ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। इस हिंद चीन का ये जो एरिया है इसके पूर्वी भाग में शान का पठार, इसमें अगर आप इसका पूर्वी भाग देखो तो इसके पूर्वी भाग के अंदर यहाँ पर आप देखो तो ये है शान का पठार। चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यूनान और कविचाओ, ये आपके ये वाला यूनान और कविचाओ पठार है। म्यांमार में शान का पठार यूनान के पठार का ही दक्षिणी भाग है। ये पठार ग्रेनाइट, नीस और चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस पठार पर अनेक प्रकार की ज्वालामुखी पर्वत हैं। इस पठार पर साल्विन नदी प्रवाहित होती है। यूनान और कविचाओ का पठार चीन में तिब्बत के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। ये पठारी भूभाग मुख्यतः चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, लेकिन पूर्वी कविचाओ में 1000 मीटर ही है, मतलब पूरब की तरफ ये कम ऊंचा है। पश्चिमी यूनान के पठारी भाग में अनेक अपर्दित पर्वत श्रेणियाँ भी विद्यमान हैं। यहाँ पर कई छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिसमें साल्विन, इरावदी, मेकांग, रेड आदि नदियाँ हैं। पठार का अधिकांश भाग कटा फटा है। इस संपूर्ण पठारी भाग में वियतनाम, लाओस, म्यांमार स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये एशिया का तीसरा उच्चावच था। चौथा है नदी घाटियाँ। नदी घाटियों में अगर हम देखें तो इसमें प्रमुखतः से एशिया में जो नदियाँ हैं, एशिया की नदी घाटियाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से कम क्षेत्र पर विस्तृत हैं, लेकिन मानव जीवन के उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एशिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं नदी घाटियों में निवास करती हैं। ये नदी घाटियाँ अत्यंत उपजाऊ है। एशिया महाद्वीप विश्व की महानतम नदी घाटी संस्कृति का महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर अनेक नदियों के छोटे बड़े बेसिन हैं, जिसमें आपके भारत में सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, इरावदी नदी, मेकांग नदी। इसके अलावा चीन में देखो तो हुआंगहो, यांगटी सीकियांग, यहाँ पर सीकियांग नदी है, आमूर नदी, लीना नदी। इसके अलावा येनिसी, ओब नदी, दजला, टिर्गिस और यूफ्रेटिस, जिसे कि दजला फरात के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं नदी घाटियों के किनारे सभ्यताओं का पालना भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं नदी घाटियों के किनारे मानवीय सभ्यताओं का विकास हुआ। अब इसके बाद में है 5वां उच्चावच फीचर, जो है वो है द्वीप समूह। एशिया महाद्वीप के द्वीप समूह में प्रमुखतः से सबसे पहले जो आता है वो एशिया महाद्वीप से पूर्वी व दक्षिण पूर्व की ओर द्वीपों की एक पंक्ति चाप के आकार में फैली हुई है। अगर आप इसको देखो तो इस प्रकार से ये चाप के आकार में ये पूर्वी द्वीप समूह की पंक्तियाँ फैली हुई हैं। तो ये जो आपके द्वीप समूह हैं, इसमें प्रमुखतः से कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर में ये द्वीप समूह फैले हुए हैं। इन द्वीपों का निर्माण टर्शरी कल्प की नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों के साथ हुआ। इस द्वीपमाला में अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रमुखतः से जापान के अंदर आपके कौन कौन से हैं? जापान में है होक्काइडो, होन्शू, टोक्यो, आपके इसके अलावा शिकोकू, क्यूशू, ये द्वीप तो आपके जापान में हैं। तथा इसके अलावा फिलीपींस, ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, आपके इसके अलावा सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर है ये। तो इस प्रकार से इसमें जावा, सुमात्रा भी आते हैं। इसमें जावा, यहाँ पे आपके ये जावा है, ये सुमात्रा, बोर्नियो है। ये इस प्रकार से ये द्वीप समूह हैं जो कि आपके एशिया के दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में इनको शामिल किया जाता है। अकेले ये द्वीप समूह की संख्या हज़ारों में है। अकेले फिलीपींस द्वीप समूह में 7,100 अलग अलग द्वीप हैं। इंडोनेशिया में 13,000 हैं, जिसमें से कि 6,000 द्वीपों पर आबादी रहती है। ये द्वीप पहाड़ी हैं। इन द्वीपों पर लावा की मोटी परत निक्षेपित है। आज भी यहाँ अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन द्वीपों में भूकंप भी आते रहते हैं तथा ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। इन द्वीपों के तटीय मैदान छोटे और संकरे हैं। यहाँ पे उष्ण आर्द्र जलवायु, लावा जनित उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ चाय, रबर, कॉफ़ी, मसाले, गन्ना, नारियल इत्यादि की बागाती खेती की जाती है। यहाँ पर खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के ये 5 रिलीफ फीचर्स के बारे में आज मैंने आपको बताया। कल हम इसके अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन